हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एस मैथ्स फॉर फिजिक्स। आज हम बात करेंगे, हमारा एक टॉपिक है वर्क। फिजिक्स का टॉपिक रहेगा 11th क्लास का वर्क। वर्क क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके फॉर्मूले, उसके उसकी जो निर्भरता होती है जिसको हम डिपेंडेंस कहते हैं, किस पे डिपेंड करता है, उसके कुछ और अदर फॉर्मूले, उसके कंसेप्ट सारे वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम वर्क होता क्या है। वर्क का मतलब होता है कि वस्तु के विस्थापन हेतु लगाया गया बल कार्य कहलाता है। यानी वर्क को हिंदी में कार्य कहते हैं, और किसी वस्तु के विस्थापन के लिए जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और उस विस्थापन के लिए हम बात करते हैं तो उसके लिए लगाया गया बल, विस्थापन पर आरोपित यदि कोई बल होता है तो वह बल कार्य कहलाता है। यानी पूरा चक्र बनता है कि विस्थापन के लिए लगाया गया जो बल होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। यानी किसी वस्तु पर आरोपित बल का परिमाण और बल की दिशा में विस्थापन के घटक का जो गुणनफल होता है वो सदैव वर्क के यानी कार्य के इक्वल होता है। जैसे हम बात करते हैं, एक और डेफिनेशन मैंने बताई कि आरोपित बल और विस्थापन, जिसको हम कह देते हैं एस कह देते हैं, इन दोनों का गुणनफल, और बल की दिशा में हम कह सकते हैं इसका घटक। एस का क्या कह सकते हैं, घटक की अगर बात करें, एस का हो जाएगा यहाँ पे घटक। अब ये घटक क्या होता है और ये कैसे होता है, तो देखो मैं आपको एक प्रैक्टिकली एक चीज़ समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि एक इस टाइप की, यहाँ पे कोई वस्तु है जो कि सतह पर रखी गई है। यहाँ से सतह पर रखी गई है, इस पर लगने वाला बल जो है वो इस दिशा में है, लेकिन वस्तु का विस्थापन मान लिया कुछ इस थीटा कोण पर हो रहा है। वस्तु का विस्थापन जो है वो थीटा कोण पर हो रहा है और बल इस दिशा में लग रहा है। तो यहाँ पर इस दिशा में बल से ऊपर की ओर देखो, एक ट्रिक बताता हूँ आपको। कोण के साथ में हमेशा कौन सा घटक होगा, सदिश के दो घटक होते हैं, इसलिए बल के दिशा में यानी इन दोनों के क्या होगा, सदिश हैं तो इन दोनों का घटक लेना पड़ेगा। तो कोण के साथ में हमेशा होता है कॉस। कोण के साथ में क्या होता है, कॉस वाला घटक होता है कोण के साथ में। और कोण के जो विपरीत और होता है वो हमेशा होता है साइन का घटक। यानी इधर होता है कॉस थीटा और इधर होता है कॉस थीटा और यहाँ होता है साइन थीटा। तो कोण के साथ में अगर बात करेंगे तो कोण के साथ में यानी बल की तरफ वाला इधर वाला जो घटक होगा ना, वो क्या कहलाएगा, कॉस थीटा कहलाएगा। यानी एस कॉस थीटा होगा। कौन सा होगा, एस कॉस थीटा। इसको क्या कहेंगे, एस कॉस थीटा होगा। ये वाला जो घटक होगा वो एस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एस कॉस थीटा हो जाएगा तो बल की दिशा में सदिश का सॉरी इसका विस्थापन का घटक क्या कहलाएगा, दोनों का गुणनफल कार्य के बराबर हो गया। यानी W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा। यानी ये हो जाएगा सीधा सा, पर अगर हम देखें इसका बल का फॉर्मूला तो वो हो जाएगा, बल का फॉर्मूला सीधा सा W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस बनती है, अलग अलग पोजीशंस होती है। फर्स्ट पोजीशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, और अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो अदिश गुणनफल एक होता है, आपको मैंने बताया था अदिश गुणनफल हम बात करते हैं। यहाँ पे इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। अदिश गुणा होता है तो इसमें हो जाएगा W इज इक्वल टू एफ डॉट एस हो जाएगा। यानी क्या होता है, डॉट जब भी आता है उस टाइम ये क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए क्या आ रहा है, यहाँ पे डॉट आ रहा है। और ये क्या हो जाएगा, इसका ही वापस खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये ऊपर वेक्टर लग जाएगा, एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर हो जाएगा, और ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। ओके, ये होता है डॉट प्रोडक्ट और इसमें आ जाएगा बल का फॉर्मूला। अब बात करते हैं कुछ अलग अलग केसेस में। अलग अलग केसेस में यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो उससे पहले चलो केसेस की बाद में बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कार्य के मात्रक। सबसे पहले हम इसके मात्रकों की बात कर लेते हैं। मात्रक क्या हो जाएंगे, देखो मात्रक वैसे तो कार्य का हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। देखो W इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस होता है, तो यहाँ पे F का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, और S का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। ये होता है इसका MKS मान। अब बात करते हैं, ये हो जाएगा MKS में मात्रक। SI पद्धति में जो कार्य का मात्रक होता है वो होता है जूल। ऐसे पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और CGS की अगर हम बात करें तो वो हो जाता है यहाँ पे अर्ग। CGS में इसका मात्रक हो जाएगा अर्ग। ठीक है, CGS में ये रहा, इसका मात्रक अर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि एक जूल में हमेशा 10⁻7 अर्ग होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा रिलेशन है दोनों के बीच में, हमेशा ध्यान रखना। कहीं कहीं पे इसकी ज़रूरत पड़ जाती है कि एक जूल में
7 जो होती है 10⁻⁷ अर्ग जो होते हैं उसमें मौजूद होते हैं। इसकी वीमा की बात कर लेते हैं तो वीमा डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m1L2T-2 हो जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब बात करते हैं कार्य की डिपेंडेंट, कार्य किस पे निर्भर करता है, यानी कार्य की हम बात करते हैं निर्भरता पे। तो देखो निर्भरता क्या होती है, कार्य किस किस पे निर्भर करता है। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूलों की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा W = ये हो गया FS cos थीटा। ठीक है, W FS cos थीटा हो गया। तो सबसे पहली जो इसकी निर्भरता होती है वो बल पे, सबसे पहला इसकी निर्भरता क्या हो जाएगी, डिपेंडेंस, वो हो जाएगी बल पे। सेकंड किसकी हो जाएगी, विस्थापन पे। सेकंड यहाँ पे हम बात करते हैं विस्थापन पर, या हम कह सकते हैं विस्थापन की दिशा में, बल की दिशा में विस्थापन का घटक भी कह सकते हैं हम, या फिर विस्थापन को सीधा, या फिर बल की दिशा में हम क्या कह सकते हैं, इसका घटक कह सकते हैं। लास्ट एंड मोस्ट जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो निर्भरता होती है वो है कोण थीटा पे। थीटा क्या होता है, थीटा होता है बल और एस कॉस थीटा कह देते हैं, बल और एस कॉस थीटा, यानी विस्थापन के मध्य का कोण कितना है, वो कोण जो होगा ना वो क्या कहलाएगा, उसके बीच का, उस पर बना बल की बहुत ज़्यादा जो है ना निर्भरता बनी हुई रहती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे इस कोण जो है ये दिख रहा है आपको यहाँ पे थीटा, इस थीटा पर सबसे ज़्यादा क्या होती है, निर्भरता बनी रहती है। अब यहाँ पर थीटा से संबंध में, थीटा से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक उठते हैं। सबसे पहला टॉपिक ये आता है कि इसके कुछ अलग अलग कंडीशंस हो जाती है। जैसे हम बात करते हैं कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा कि वस्तु पर बल भी इधर लग रहा है और वस्तु का विस्थापन भी इधर हो रहा है। मतलब जिस तरफ वस्तु का बल लग रहा है उसी तरफ वस्तु का विस्थापन हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम जानते हैं कि cos 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है ना वो कितनी होती है, 1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, W = हो जाएगा F × S हो जाएगा, W इंटू क्या हो जाएगा, W = FS हो जाएगा। और ये जो होगा W का मैक्सिमम मान होगा, W के लिए क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी। कब होगी मैक्सिमम वैल्यू, जब थीटा क्या हो जाए, 0 डिग्री। इफ़ थीटा इज 0 डिग्री सो दैट W = FS मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं आगे कि थीटा यदि यहाँ पे 90 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए, दोनों केसेस में आपको बताऊंगा कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। जब थीटा क्या 90 डिग्री होगा तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, हम बात करेंगे कि वस्तु पर बल लगा रहे हैं हम इधर, लेकिन वस्तु पर कार्य कहाँ हो रहा है, विस्थापन हो रहा है ऊपर की ओर। ये तो हो जाएगा बल, ये क्या हो जाएगा, वस्तु पर बल इधर लगा रहा है लेकिन विस्थापन कहाँ हो रहा है, ऊपर की ओर हो रहा है। अब ये विस्थापन में यहाँ पर जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस समय पे क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री अगर हम देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा W = FS cos 90 डिग्री का 0। तो W कितना क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे इसके एग्जाम्पल्स की, इस टाइप पे कार्य कब कब होता है। तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स बता देते हैं आपको। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है वर्तुल गति। जो ऊर्ध्वाधर वर्तुल गति होती है ना, वर्तुल गति में आप देखते हैं कि सेंटर के अंदर फोर्स लगता है। फोर्स कहाँ लगता है, सेंटर में लगता है। ठीक है, सेंटर फोर्स होता है जिसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, सेंटर के अंदर यहाँ पे लगेगा, फोर्स लगेगा, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, फोर्स लगेगा हमेशा सेंटर के अंदर। अब यहाँ पर सेंटर है तो ये इस तरफ लगेगा, अंदर की ओर फोर्स लगेगा, लेकिन जो भी कण या पत्थर हम जिससे अब डोरी से बांध के अगर उसको ऊपर फेंकेंगे तो ये होगा उसका विस्थापन, यानी उसका विस्थापन का जो घटक होगा वो इस तरह होगा, ये वापस हो जाएगा 90 डिग्री। वापस इधर बल लगेगा लेकिन विस्थापन किधर होगा, इधर होगा, ये हो जाएगा S। बल इधर अंदर की ओर लगेगा लेकिन विस्थापन हमेशा क्या होगा, उसमें 90 डिग्री होगा। वर्तुल गति में किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। W = 0 इन अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, आगे चलता है। यहाँ पे आगे मैं आपको बताता हूँ कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो थीटा 180 डिग्री वाला कोस जो कंडीशन है वो भी सबसे इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट क्यों है, हम यहाँ पे देखते हैं कि cos 180 डिग्री जो होता है ना, ध्यान रखना, cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। क्या होती है, -1 होती है। cos 180 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी -1। जब -1 होगी तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि हम बल जो है फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं, लेकिन विस्थापन जो हो रहा है वस्तु का वो इस तरफ हो जाएगा। वस्तु के विस्थापन का मतलब क्या हो जाएगा,
वस्तु का विस्थापन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरा जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पर इसका मैं एग्जाम्पल अगर आपको सीधा सा बताता हूँ तो इसके 3 एग्जाम्पल होंगे, वो भी बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर कार्य का जो मान होगा वो माइनस क्या होगा, एफ एस होगा। माइनस एफ एस यहाँ पर कार्य का मान होते ही क्या हो जाएगा, कार्य विपरीत हो जाएगा, यानी कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब कार्य ऋणात्मक होगा उस समय पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो W है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। देखो मैक्सिमम की शर्त क्या थी, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और हम बात कर रहे हैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर क्या हो जाएगा, ये मैक्स हो जाएगा, यानी मैक्सिमम हो जाएगा। जब थीटा मैक्सिमम हो जाएगा तो मैक्सिमम कब होगा, 0 डिग्री पर, और 180 पे क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। कार्य की सबसे मिनिमम जो होती है वो 180 डिग्री, यानी विपरीत जब कार्य होता है, विपरीत विस्थापन हो जाता है, उस टाइम पे कार्य नहीं होता है, यानी कार्य ऋणात्मक हो जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल, मैं फर्स्ट एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं तो वो है स्प्रिंग। हम बात करते हैं एक स्प्रिंग के बारे में। स्प्रिंग क्या होती है, किस टाइप से चलती है, लेकिन स्प्रिंग पर फोर्स हम इस तरफ लगाते हैं, जो ही हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं स्प्रिंग वापस सिकुड़ जाती है। स्प्रिंग से जुड़ा हुआ अगर गुटका है, खींच इस दिशा में रहे हैं लेकिन वापस विस्थापन क्या हो जाता है, इस दिशा में हो जाता है। सेकेंड हम बात करें घर्षण के बारे में। घर्षण में भी वस्तु पर फोर्स इस तरफ लग रहा है, वस्तु का वेग इस तरफ होगा, वस्तु चलेगी इस तरफ, लेकिन वस्तु में जो घर्षण बल लगेगा वो किस तरफ लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। ठीक है। थर्ड चीज़ की अगर हम बात करें तो वो होता है गुरुत्वाकर्षण। वस्तु को हम फोर्स लगा के ऊपर की ओर फेंकते हैं, लेकिन वस्तु के भार यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हो जाती है, वस्तु पुनः नीचे आ जाती है। उसमें भी 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसमें भी जो वर्क होता है वो मिनिमम होता है और क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्क में टाइप्स ऑफ द फोर्स। फोर्स के कितने टाइप होते हैं, और फोर्स के 2 टाइप होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है नियत बल जिसको कांस्टेंट कहते हैं, एक होता है परिवर्ती बल। देखो नियत बल, सबसे पहले बल की प्रकार बता देता हूँ। बल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बल आ जाता है यहाँ पे नियत बल। देखो क्या होता है नियत बल, वो भी मैं बताऊँगा, और मैं बात करूँगा परिवर्ती बल की। ये हो जाएगा परिवर्ती बल। नियत बल क्या होता है कि जो फिक्स रहता है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, एक फिक्स मान हो जाए उसका, वो कभी चेंज नहीं हो, यानी एक बार अप्लाई करने पर क्या होता है, उसका मान कभी बदलता नहीं है। जबकि हम बात करते हैं परिवर्ती बल की, तो परिवर्ती बल क्या क्या होता है कि शुरू में अगर ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो शुरू में ज़्यादा लगाएंगे तो बाद में कम लगाना पड़ेगा, या फिर पहले से कम लगाना पड़े तो बाद में क्या होगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये होता है परिवर्ती बल, जो कभी फिक्स नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है, जो एफ नॉट इज इक्वल टू फिक्स, या हम कह सकते हैं एफ नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं। ये कभी नियत नहीं रह सकता है। ठीक है। अब ये नियत नहीं रहेगा तब क्या होगा, उस टाइम पे ये जो है बल वो उसके विस्थापन के समानुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे हम स्प्रिंग में ही बात करते हैं कि ये एक स्प्रिंग है और इससे एक गुटका लगा हुआ है, इससे इसका विस्थापन जो है यहाँ से यहाँ तक x हो रहा है और इस पर बल लग रहा है इस तरफ। इसमें क्या हो रहा है कि हम एक बात बता देते हैं आपको, स्प्रिंग में क्या होता है कि हमेशा परिवर्ती बल लगता है। परिवर्ती बल क्यों लगाया जाता है, क्योंकि स्प्रिंग को शुरुआत में खींचने में कम जोर लगाना पड़ता है, बाद में ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो मतलब अलग अलग पॉइंट पे स्प्रिंग पे अलग अलग बल लगता है। जब अलग अलग बल लगता है तो वो बल क्या कहलाता है, परिवर्ती बल के लिए चेंजेबल फोर्स कह सकते हैं हम इसको। चेंजेबल फोर्स जो होगा F समानुपाती होगा किसके, x के। अब जब x के समानुपाती होगा तो F जो होगा ना, यहाँ पे बराबर लगाएंगे तो एक समानुपाती नियतांक आएगा जिसको क्या कहते हैं, एफ के कहते हैं, माइनस क्या हो जाएगा k, और ये हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा। सो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब यहाँ पे एक नया आया के को कहते हैं स्प्रिंग नियतांक। ये क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं। स्प्रिंग क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। हमेशा ध्यान रखना के का मतलब अगर हम सीधी अपनी भाषा में समझें तो वो होता है स्प्रिंग का कड़ापन। स्प्रिंग में कितना कड़ापन है, स्प्रिंग में कितना जो कड़ापन है, स्प्रिंग कितनी लचीली है, वो ये चीज़ बताता है कि वो स्प्रिंग को, प्रकृति को बताता है कि स्प्रिंग किस प्रकार की है, वो के दर्शाता है। अब चलते हैं आगे की और आगे यहाँ पे आता है स्प्रिंग में संचित कार्य। स्प्रिंग में संचित ऊर्जा क्या कार्य की बात करते हैं। तो स्प्रिंग को खींचने के लिए हम
कार्य का ये वाला जो इंटीग्रेशन फार्मूला है, कार्य का एक फार्मूला होता है एफ एक्स डी एक्स, ये वाला जो इंटीग्रेशन फार्मूला है यहाँ पे x1 से लेकर अगर x2 तक बात करें, स्प्रिंग को खींचने में किया गया जो कार्य लगेगा, इस वाले फार्मूले का हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस वाले फार्मूले का यूज़ कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। मैं आपको पूरा डिराइव करके समझा दूंगा, एक बार डिराइव करके बता दूंगा कि कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक स्प्रिंग की बात करता हूँ, ये स्प्रिंग है फर्स्ट और ये है यही स्प्रिंग, इसको मैंने ज़्यादा खींच लिया थोड़ा। जब ज़्यादा खींचेंगे तो ये वाली बात यहाँ पे रहेगी, जब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हम बात करते हैं तो x इज इक्वल टू a आ जाएगा, यानी a मीटर तक इसने हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक a मीटर तक हमने इसको विस्थापित कर दिया। तो x बराबर कहाँ से लेंगे, 0 से लेके x1 ये हो जाएगा और x2 ये हो जाएगा, और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ पे लिखेंगे a। जब इंटीग्रेशन से इसको हल करेंगे तो अब देखो एफ एक्स डी एक्स तो लिख दिया हमने, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये एफ एक्स डी एक्स नहीं होगा, एफ डी एक्स होगा, ये होगा यहाँ पे एफ डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और हम यहाँ लिख देंगे ये हो जाएगा यहाँ पे एफ डी एक्स। अब एफ डी एक्स हो जाएगा तो एफ का मैंने आपको फॉर्मूला बताया 0 से a तक ये हो जाएगा। लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगा दी यहाँ पे, वैसे लिमिट पहले नहीं लगाओ तो भी नहीं चलता, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पहले लगा भी सकते हैं बाद में भी लगा सकते हैं। ये हो जाएगा 0 से a तक। अब माइनस के रहेगा बाहर और x आ जाएगा अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि f इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स होता है, सॉरी के एक्स होता है, तो ये हो जाएगा अंदर। जब इसका हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, आपको इंटीग्रेशन तो आता ही है, इंटीग्रेशन इसका हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 KA² जूल। कार्य कितना हो जाएगा, स्प्रिंग को खींचने में ये होता है किया गया कार्य। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल और देखते हैं कि ध्यान रहे स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य सदैव स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ये किसके रूप में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। आगे मैं आपको अगले वीडियो में एनर्जी वाला टॉपिक कराऊंगा, तब आपको टाइप ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बताऊंगा, स्थितिज ऊर्जा जिसको कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा। यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल और बता देता हूँ। स्थितिज ऊर्जा और कब कब होती है, जब घड़ी में क्या होता है, खिलौने में चाबी भरते हैं उस टाइम पे कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। सेकंड टाइप पे अगर धनुष में अगर तीर लगाते हैं और खींचते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, तब क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा आती है। अब आता है कार्य के संदर्भ में, आपको एक बार रिवाइज पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कार्य पर अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है, एक स्केलर प्रोडक्ट है कार्य क्या है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ रिवाइज फार्मूले और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले मैं आपको बता देता हूँ। देखो इंपॉर्टेंट फार्मूले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिवाइव पॉइंट्स बता देता हूँ, फार्मूले नहीं। अब देखो कार्य कैसी राशि है, सबसे पहला अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। सेकंड क्या हो जाएगा, ये दिशा पर निर्भर नहीं करते, सीधा सा हमको पता होना चाहिए जो अदिश राशि होती है वो दिशा पर निर्भर नहीं करती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि कार्य किए गए कार्य जो होता है वो समय पे निर्भर नहीं करता, ये जो है टी पर निर्भर नहीं करता है, ये पथ पे निर्भर करता है। कहाँ निर्भर करता है, ये किए गए पथ पे निर्भर करता है। अब आता है किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो कार्य क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो है ना, बता देते हैं आपको कि ये एक दीवार है, मान लेते हैं इस दीवार को मैं धक्का दे रहा हूँ, यहाँ से एक कोई व्यक्ति इस दीवार को धक्का दे रहा है, लगातार इसको धक्का दिए जा रहा है, लेकिन ये दीवार बिल्कुल भी आगे नहीं गई, यानी इसका विस्थापन 0 हुआ। भले ये आदमी थक जाए लेकिन यहाँ पर कार्य कितना होगा, 0 होगा, कार्य बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दीवार तो आगे हुई ही नहीं है। हमको लगता है कि हमने इतना काम किया है, हमने इतना कार्य किया है, लेकिन वह कार्य क्या होता है, असल में वो कार्य शून्य होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे आपको कुछ और पॉइंट बता देता हूं। जैसे हम बात करते हैं पूर्ण चक्र में कार्य का मान शून्य होता है। अब पूर्ण चक्र में कार्य का मान शून्य क्यों होता है, क्योंकि हम यहाँ से अगर रवाना हुए और वापस यहीं पर आ गए तो हमारा जो विस्थापन होगा ना वो 0 हो जाएगा। जब विस्थापन 0 हो जाएगा
उस समय पे कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैंने आपको इस पॉइंट में बता ही दिया था। अब बात करते हैं अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव में वस्तु को घुमाने पर कार्य हमेशा शून्य होता है। अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव में मैंने आपको बताया ही था कि जब सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगता है बीच में अभिकेंद्रीय बल, उस टाइम पे जो थीटा होता है वो कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। बल तो अंदर की ओर लगता है लेकिन विस्थापन ऊपर की ओर होता है, बताया था वर्तुल गति में थीटा 90 वाले केस में मैंने बताया था। उस टाइम पे वर्क कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे आगे बल के प्रकार मैंने आपको बता दिए, कार्य कब कब जीरो होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनर्जी के बारे में, एनर्जी क्या होती है। फिर उसके अगले वीडियो में आपको पावर शक्ति के बारे में बताऊंगा, और संगड़ जो होती है यानी जिसको हम कहते हैं टक्कर कहते हैं हिंदी में, वो हमें आपको इसको बताऊंगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो।